हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के पेपर 2 के केमिस्ट्री के पेपर 2 के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहले मैं एक बार आपको पेपर का आइडिया दे दूँ कि पेपर में क्या क्या था। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन अपने पास आयनिक इक्विलिब्रियम से है। दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है, ये भी आयनिक इक्विलिब्रियम से है। तीसरा क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से है। चौथा क्वेश्चन लीच-टेलर प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड है। पांचवा क्वेश्चन जो है ये अपने पास फिर से केमिकल इक्विलिब्रियम के फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड है। छठा क्वेश्चन जो है ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम के ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। सेवन्थ क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का है। एट्थ क्वेश्चन भी केमिकल इक्विलिब्रियम का है। नाइन्थ क्वेश्चन भी केमिकल इक्विलिब्रियम का है। टेंथ क्वेश्चन आयनिक का है। 11th क्वेश्चन भी अपने पास केमिकल इक्विलिब्रियम का है। 12th क्वेश्चन आपके पास एस ब्लॉक का है। 13th क्वेश्चन भी आपके पास आयनिक का है। 14th क्वेश्चन आपके पास एस ब्लॉक का है। 15th क्वेश्चन एस ब्लॉक का है। 16th क्वेश्चन भी आपके पास एस ब्लॉक का है। 17th क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल का है। 18th क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल का है। 19th नंबर क्वेश्चन ये भी आपका पीरियोडिक टेबल का है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस के बारे में। 20th पीरियोडिक टेबल का है। 21 भी आपके पास पीरियोडिक टेबल का है। 22 एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। 23 जो है 23 ये केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। 24th आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन और 25th आपके पास आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। बेसिकली जो आपका सिलेबस था इस टेस्ट का वो आयनिक इक्विलिब्रियम था, केमिकल इक्विलिब्रियम था, एस ब्लॉक था, पीरियोडिक टेबल था। तो हमने उसके ऊपर उस जगह से क्वेश्चन दिए हैं जहाँ पर से जेई मेंस क्वेश्चन पूछता है। पेपर का लेवल काफ़ी सिंपल है, जेई मेंस के लेवल का है। तो आप पेपर, अगर आपने पेपर नहीं दिया तो पेपर को अटेम्प्ट करें और इसके बाद इस वीडियो सॉल्यूशन को देखें। हम इस वीडियो सॉल्यूशन का आंसर की भी पोस्ट करने वाले हैं और क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के आगे आने वाले टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम का है। अपने को बताना है किसका pH 1 के क्लोज होगा। ये केस किसका केस है? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आयनिक में जब ऐसा केस रहता था मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहाँ पे H+ या OH- इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए सब जगह पे मेरे को एसिड का ही मोल ज़्यादा दिख रहा है ऑप्शन देख करके, एक जगह पे सिर्फ बेस का मोल ज़्यादा दिख रहा है। अपने को pH 1 चाहिए, मतलब एसिड चाहिए क्या ज़्यादा? तो एसिड A ऑप्शन, B ऑप्शन और D ऑप्शन में दिख रहा है। C ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मोल्स ऑफ एसिड माइनस मोल्स ऑफ बेस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता था। तो हम क्या करते हैं, मोल्स ऑफ एसिड निकालते हैं, मोल्स ऑफ एसिड। तो यहाँ पर से हम जब इसको निकालेंगे तो मोल्स ऑफ एसिड अपने पास कितना आ जाएगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो आपको एक एक करके मोल्स क्या होता है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर आप वॉल्यूम ml में लेंगे, वॉल्यूम किस में लिया? ml में लिया, तो ये यहाँ पे क्या दे देगा? मिली मोल्स। क्या दे देगा? मिली मोल्स। ठीक है, तो आप एसिड का मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू, आपको एक एक करके ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। मैं डी नंबर ऑप्शन चेक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि डी नंबर ऑप्शन आंसर हो सकता है। तो मैंने क्या किया, पहले मोल्स निकाला। कैसे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया? 75 इंटू मोलैरिटी कितना है? 1/5, तो कितना हो गया? 15 मिली मोल्स। क्या? 15 मिली मोल्स। मोल्स ऑफ बेस उसी तरह निकाला तो कितना हो गया? 25 इंटू 1/5, तो कितना हो गया? 5 मिली मोल्स। कितना हो गया? 5 मिली मोल्स हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या, अब हमने क्या निकाल दिया? H+ बराबर, ये मिली मोल्स है तो इसको मोल्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? तो डिवाइड बाय 1000 कर दिया। तो यहाँ पे 15 - 5 डिवाइड बाय 1000, तो अब मोल्स में कन्वर्ट हो गया क्या? डिवाइड बाय वॉल्यूम टोटल कितना हो गया? 75 + 25 100 हो गया क्या? डिवाइड बाय, ये भी लीटर बना चाहिए तो ये भी 1000 कर दिया हमने। 1000 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? 10/100, तो कितना हो गया? 0.1, यानी कि 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 मतलब pH कितना हो गया? माइनस लॉग H+ होता है क्या? तो माइनस लॉग H+ हमने लगा दिया तो कितना गया? pH 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया अपने पास? डी। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? डी। ठीक है, अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। बोला कि pH एग्जैक्टली किस में 8 के इक्वल होगा। ठीक है,
देखना ये क्वेश्चन जो है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन को अपन बिना कुछ कैलकुलेशन किए भी कर सकते हैं। कैसे? देखना, पहला 10⁻⁸ HCl है क्या? HCl का सॉल्यूशन मतलब एसिडिक ही होगा क्या? लेकिन 8 मतलब क्या बेसिक सॉल्यूशन हो गया क्या? तो ए नंबर ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं हो सकता, तो ए तो नहीं होगा क्योंकि एसिडिक होना चाहिए। 10⁻⁸ इसने लिखा है, तो यहाँ पर देखना ए और डी ऑप्शन में वाटर को आप कंसिडर करेंगे, वाटर कंसिडर करेंगे हम लोग, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है H+ या OH- का 10⁻⁷ या फिर 10⁻⁷ से कम है, इसी कारण से। तो अगर आपको आयनिक याद होगा तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि जब भी वाटर कंसिडर करते थे ना तो आंसर वाटर जब कंसिडर करेंगे तो आंसर के pH हमेशा किस में आएगा? डेसिमल में आता था। तो ए और डी तो चेक करने से रहा ही, हमने नहीं चेक किया मैंने। अब आते हैं सी और बी पे, तो दोनों ही बेस दिख रहा है अपने को, दोनों ही बेस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन सी वाले ऑप्शन में देखना क्या, अगर आप POH निकालोगे तो 6 - log 4 इंटू अगर आप POH निकाल रहे हो तो 6 - log 4 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि OH वोल्ट का कंसंट्रेशन कितना जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁶, तो 6 - log 4 हो जाएगा। तो वो कभी भी प्योर इंटीजर नहीं आ सकता, डेसिमल में आएगा, तो इसलिए सी वाला भी क्या आएगा? डेसिमल। तो अपने पास सिर्फ बचता क्या है? बचता क्या अपने पास? डेसिमल पीएच। तो बचता क्या है? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन में उसने क्लियर बोल दिया है कि H+ ही दिया हुआ है, कितना? H+ ही 10⁻⁸ दिया हुआ है, तो पीएच और माइनस लॉग 10⁻⁸ लगा दिया, तो 8 आंसर हो गया। यहाँ पे वाटर क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि यहाँ पे HCl का सॉल्यूशन दिया हुआ था और यहाँ पे H+ का ही कंसंट्रेशन दिया हुआ था, तो इसलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व किया। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। सेकंड का क्या हो गया? बी। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास, देखते हैं। 3 बोला गया क्या? द फिगर शोज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B एज केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इतना इतना। देखो उसने ग्राफ दे दिया, उसने क्या बोला है कि ग्राफ कट ईच अदर एट Kc = 1, मतलब जहां पे कट कर रहे हैं वहां पे Kc की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। तो उसने क्या बोला? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या होगा? तो हमने क्या कर दिया, देखो सबसे लास्ट में Kc की अगर आप रिएक्शन देखोगे तो ऐसा है, A gives 2B, ऐसा। सबसे लास्ट में देखोगे तो A का कंसंट्रेशन रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कितना आया, कितना है? 0.1, और B कितना है? 0.4। B कितना है? 0.4। तो अपन क्या करते हैं, एक बार Kc निकालते हैं। Kc बराबर आप क्या करोगे? 0.4 का स्क्वायर, B का स्क्वायर डिवाइड बाई A, क्या? डिवाइड बाई 0.1, ऐसा। तो ये क्या हो गया अपने पास? मैंने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो अपने पास आंसर क्या आ गया इसका? एक काम करते हैं अपन, B के डाटा का स्क्वायर करने बोला है, तो ये हो गया 0.16 डिवाइड बाई 0.1। इसको सॉल्व कर लिया तो 16/10 आया क्या? 16/10 मतलब कितना आ गया? 1.6 आ गया क्या? क्या Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई क्या? ग्रेटर देन 1 आई, इसका मतलब Kc क्या हो गया? ग्रेटर देन 1, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऐसा, ठीक है। अब आते हैं किसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 ली चटेलर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, पूछा जा चुका है ये एग्जाम में। उसने बोला है क्या कि ऐसा डाटा है अपने पास कि रिएक्शन दिया हुआ है, उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में कि डायमंड का फॉर्मेशन का रिएक्शन दिया हुआ है। तो कार्बन डायमंड है, ये इज इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट है, ठीक है। अपने को पता है डायमंड का डेंसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है क्या? डायमंड का डेंसिटी ज़्यादा और कार्बन का ग्रेफाइट का डेंसिटी कम। डायमंड का डेंसिटी ज़्यादा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। वॉल्यूम कम तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। प्रेशर ज़्यादा, तो इसका मतलब अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ डायमंड करना है, डायमंड को फॉर्म करना है, तो आपको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ पता चल गया, क्या? हाई प्रेशर।
हाई प्रेशर। ठीक है, अब आते हैं ये रिएक्शन, इसका डेल्टा एच निगेटिव दिया हुआ है, मतलब रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। ये क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब। तो अगर आपने ली-टेलर प्रिंसिपल पढ़ा होगा तो उसमें ऐसा था क्या कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर हीट एब्जॉर्ब होगा, टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब। अपने को किधर जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब एब्जॉर्ब वाले डायरेक्शन में जाना है क्या, तो मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए क्या, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए क्या हो गया, टेम्परेचर भी हाई। तो 4 का आंसर क्या हो गया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अपन क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, हाँ ये बहुत ही फेमस सेक्शन है जेई मेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 वाला, 5 और 4 दोनों, क्या 5 नंबर जो है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस पर है, और इसमें स्टैक्योमेट्रिक के ऊपर बेस्ड है, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर। अब उसने बोला कि एट ए सर्टेन टेम्परेचर इतना रिएक्शन दिया हुआ है, तो अपने को बोला है क्या, थर्ड रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो सबसे पहले डिजायर्ड रिएक्शन को देखो, SO2 प्लस O2 गैस, इसको देखना। इसमें SO2 किधर है, रिएक्टेंट साइड, और O2 किधर है, रिएक्टेंट साइड। तो अपने को ऊपर वाले दोनों रिएक्शन में क्या करो, SO2 को रिएक्टेंट साइड लेके लाओ। SO2 रिएक्टेंट साइड लेकर के आएंगे तो मतलब फर्स्ट रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा क्या, तो रिवर्स फर्स्ट रिएक्शन। एंड यहाँ पे देखना, इसमें डिजायर्ड रिएक्शन में 2SO2 है, और अगर फर्स्ट रिएक्शन को पलटेंगे तो भी एक ही SO2 है क्या, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, एंड मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो क्या हो गया, अब रिएक्शन को रिवर्स किया तो 2SO2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर सॉलिड प्लस 2 सल्फर सॉलिड प्लस 2O2 गैस। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K डैश 1 अपॉन, पलट रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में हो जाएगा क्या, और क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करते स्क्वायर में चला जाएगा क्या, 1/5 इंटू 10⁵²। इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना हो गया, 1/25 इंटू 10⁻, ये 52 ऊपर चला गया, और स्क्वायर है तो 10⁻−104 इतना। ठीक है, अब सेकेंड रिएक्शन को देखते हैं क्या है कि 2S, यहाँ पे लिख दिया 2S सॉलिड प्लस 3O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2SO3 गैस। अभी रिएक्शन को ऐड कर दो, इसका KC2 कितना दिया हुआ था, 10⁻29। दोनों क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। जैसे ही दोनों को रिएक्शन ऐड करेंगे तो अपने पास डिजायर्ड रिएक्शन आ जाएगा। यहाँ पर से देखते हैं, ये S कैंसिल हो गया, सल्फर सल्फर, 3O2 और 2O2, तो मतलब इधर एक O2 बचा क्या, तो यहाँ पे O2 गैस प्लस 2SO2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद 2SO3। तो क्या ये डिजायर्ड रिएक्शन था, इसका मतलब दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, तो हमने लिख दिया KC डैश इज इक्वल टू 1/25, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन को जोड़ते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटू 10⁻29। इसको सॉल्व कर लिया तो अपने पास क्या जाएगा, 4 इंटू 10⁻77। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को क्या बोला है, आपको तो ग्राफ बताना है, क्या बताना है, ग्राफ बताना है। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ग्राफ है, काफ़ी फेमस ग्राफ है, ये आता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना। क्या ग्राफ ऐसा होता है, ln/Kp बराबर -ΔH अपॉन 2.303 R 1/T ΔH0 अगर क्या करें, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले तो नॉट लगा देना, डिवाइड बाय R। तो ये y है अपना, ये क्या हो जाएगा m, ये x प्लस c। तो अपने पास यहाँ पे देखते हैं एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक तो डेल्टा एक्सोथर्मिक के लिए, एक्सोथर्मिक
डेल्टा एच क्या होता है निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो एम ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप लगा दे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये, 6 का आंसर क्या होगा अपने पास सी, ऐसा। ठीक है, अब आते हैं किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास दिया हुआ है, हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। ठीक है, क्या क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी का गैस से रिलेटेड अपने को एक ही फॉर्मूला पता था, क्या, डेंसिटी बराबर पी एम अपॉन आर टी, डेंसिटी बराबर पी एम अपॉन आर टी। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो हमने क्या कर दिया सबसे पहले, डेंसिटी बराबर लगा दिया पी एम अपॉन आर टी। ठीक है, यहाँ से ये पी एम क्या, ये एम क्या होता था, मोलर मास होता था, तो यहाँ से मोलर मास बराबर क्या होगा डेंसिटी, डेंसिटी कितना है 0.9 इंटू आर कितना है 0.0821 डिवाइड बाय इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा 1000 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, डिवाइड बाय प्रेशर कितना है 1.23। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से अपने पास मोलर मास कितना आ गया भाई, मोलर मास आ गया 60। ठीक है, अब आते हैं किसके ऊपर, SO3 मोलर मास ये क्या हो गया ऑब्जर्वेबल आ गया, ऑब्जर्वेबल। मोलर मास थियोरेटिकल क्या होगा, SO3 था, तो SO3 का मोलर मास कितना होता है, SO3 का 32 + 48 80 क्या, तो 80 हो गया। तो अब हमने लगा दिया अल्फा का फॉर्मूला, M थियोरेटिकल माइनस M ऑब्जर्वेबल, M थियोरेटिकल माइनस M ऑब्जर्वेबल डिवाइड बाय M ऑब्जर्वेबल इंटू N-1। तो M थियोरेटिकल कितना था 80 - 60 डिवाइड बाय 60 इंटू N की वैल्यू क्या होगी, N क्या होता था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 + 1.5, 1.5 डिवाइड बाय 1, तो 1.5 - 1, तो कितना होगा 1.5 - 1, तो कितना हो गया 20 डिवाइड बाय 60, 20 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 0.5 से इधर कर दिया तो ये 10 आ गया। तभी इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया 200 डिवाइड बाय 300 मतलब 2/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, तो बी नंबर ऑप्शन बी। ठीक है, ये हो गया, सिंपल फार्मूला बेस्ड है। हाँ, हमने सबसे पहले क्या कर लिया M थ्योरेटिकल निकाल लिया, M थ्योरेटिकल M ऑब्जर्वेबल निकाल लिया, फार्मूला लगा दिया अल्फा का, तो अपने पास आ गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा बोल रहा है कि log Kp डिवाइड बाय log Kc प्लस log Rt इज इक्वल टू 0। log Kp प्लस डिवाइड बाय log Kc, तो अपने को एक फॉर्मूला पता था केमिकल इक्विलिब्रियम में, क्या Kp इज इक्वल टू Kc Rt की पावर डेल्टा Ng, Kp इज इक्वल टू Kc Rt की पावर डेल्टा Ng। लॉग ले लेते हैं हम, तो हमने लॉग ले लिया तो क्या हो गया log Kp इज इक्वल टू log Kc प्लस डेल्टा Ng log Rt। ठीक है, अपने को ये वाला टर्म लाना है कैसे भी करके, तो इधर से क्या कर दिया Kc को इस साइड ले लिया, तो अपने पास क्या आ गया, फिर इसको हमेशा ले सकते हैं log, इधर लाया तो माइनस हो गया, क्या माइनस हो जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, क्या log Kp माइनस Kc माइनस डेल्टा Ng Rt इज इक्वल टू क्या 0, ऐसा हो गया। ठीक है, अभी उसने क्या बोला ये टर्म 0 है जो क्वेश्चन है, तो इसका मतलब माइनस डेल्टा Ng क्या होना चाहिए, इसका मतलब माइनस डेल्टा Ng क्या होना चाहिए 1, तो यहाँ से क्या आ गया डेल्टा Ng क्या होना चाहिए -1। डेल्टा Ng -1 किस में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बी नंबर ऑप्शन, तो इसका 8 का आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, डेल्टा Ng -1। कौन सा आंसर हो जाएगा बी वाला, ए बी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। रेट ऑफ रिएक्शन कर्व फॉर इक्विलिब्रियम, ये तीनों ग्राफ आपके देखे होंगे, सारे ग्राफ देखे होंगे ये वाले, हाँ, कैन बी लाइक फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन का दिया हुआ है। तो
तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन दोनों का सेम भी हो सकता है, तो ए नंबर ग्राफ भी सही है। हाँ, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन, मतलब नहीं सॉरी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए टाइम के साथ, तो ये भी सही है। और ए कंसंट्रेशन सेम, तो सही है। बी नंबर ऑप्शन में रिएक्टेंट कम हो सकता है, रिएक्टेंट लेस, प्रोडक्ट ज़्यादा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये भी सही है। और दोनों का क्या हो जाए, दोनों सेम रेट से आगे बढ़े, तो सी भी सही है। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। कॉन्जुगेट बेस पूछा, ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आया। कॉन्जुगेट बेस है तो एक और एच प्लस निकाल देगा क्या, तो ओ एच माइनस क्या करेगा, एच प्लस लूज कर देगा, एच प्लस लूज कर दिया तो क्या हो गया अपने पास, ओ एच माइनस ने क्या कर दिया, एच प्लस लूज कर दिया तो क्या बन गया, ओ टू माइनस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। सिंपल क्वेश्चन है। लोग ये कन्फ्यूज जाते हैं कि कॉन्जुगेट बेस है तो एच प्लस क्या कर लिया, एक्सेप्ट करा दिया, तो बेस एच प्लस एक्सेप्ट करता है तो एच प्लस एक्सेप्ट करा के एच टू आंसर मार देते हैं, कभी नहीं करने का, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से क्या है, फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसा ऐसा दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसने बोला है क्या, के जो है वो ग्रेटर देन 1 है। के ग्रेटर देन होने का 1 का मतलब क्या है, के ग्रेटर देन 1 मीन्स प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या तभी तो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है, प्रोडक्ट रेजिस्टिव पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेजिस्टिव पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्या, तो ये हो गया। इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब अपन ने लीच टेलर प्रिंसिपल में पढ़ा था क्या, कि इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर से इक्विलिब्रियम फिर से आ जाए। तो अभी के ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अभी के को अब क्या करना है, उसको फिर से मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्या, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, सी आंसर। थियोरेटिकल क्वेश्चन है पूरा। टू मिनिमाइज इट रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। सिंपल सा लीच टेलर प्रिंसिपल, देखो ना यहाँ पे के की वैल्यू ज़्यादा है, वो उसको कम करना चाहिए, कम करने के लिए क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया, तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अभी अपने पास ये स्टार्ट हो गया एस ब्लॉक। हाँ, बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर टू अदर द स्मॉलर। बेरिलियम का हाइड्रेशन इंथैल्पी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज होता है। तो बेरिलियम का साइज छोटा तो उसका हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए ना, तो पहला पार्ट तो गलत हो गया। हाँ, बेरिलियम क्या है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, तो उसका आयनाइजेशन इंथैल्पी भी ज़्यादा होगा, एटमाइजेशन इंथैल्पी भी ज़्यादा होगा, तो सीधा सीधा 12 का आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा क्योंकि सेकेंड ग्रुप का है, S2 कन्फिग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। क्या, pH 1 दिया हुआ है, देखना HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या, और pH 1 का मतलब क्या है, pH 1 इसका मतलब H प्लस कितना है, 0.1 क्या, ठीक है। pH 2 का मतलब क्या हो जाएगा, H प्लस 0.01 हो जाएगा क्या, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ऐड करने का मतलब क्या है, मोल्स तो बराबर रहने चाहिए ना, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम लल्लू चप्पू वाला। M1 कितना दिया हुआ है अपने पास, 0.1, V1 कितना है 1, M2 अपने को कितना है 0.01, V2 कितना हो जाएगा यहाँ से, V2 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो उसने बोला कितना ऐड किए हैं, तो ऐड करने के लिए कितना ऐड किया होगा, ऐड कितना किया होगा, तो माइनस कर दिया हमने, तो फाइनल यहाँ पे आंसर क्या लिख दिया, V2 माइनस V1, इतना ऐड किया होगा 10 माइनस 1, तो 9 आंसर। तो 13th का क्या हो जाएगा आंसर, डी। 13th का डी आ गया। अब आते हैं 14th नंबर क्वेश्चन पे। क्या, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर।
सही है यार। पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, ये भी सही है। और सॉल्ट लिथियम का सबका, ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। 14 नंबर क्वेश्चन उसने बोला है, हमने यहाँ पे देखा 14 नंबर क्वेश्चन। हाँ, जैसे जैसे जाते हैं नीचे, अपने को पता है अल्कली मेटल में क्या मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। इनफैक्ट जो है ना सीजियम को क्या होता है, उसको तो हाथ में आप पकड़ लो, मुट्ठी बंद कर दो तो वो मेल्ट हो जाता है। तो ए ऑप्शन क्या है करेक्ट, ए भी स्टेटमेंट सही है। बी वाला पोटेशियम लाइटर होता है सोडियम से, ये भी पता अपने को। और सी जो है फ्लेम टेस्ट अपने को पता है, सब फ्लेम टेस्ट देते हैं, सब फ्लेम टेस्ट देते हैं। क्या सोडियम जो होता है गोल्डन येलो देता है, गोल्डन येलो देता है। पोटेशियम जो होता है वो क्या देता है, वायलेट देता है। रुबिडियम जो होता है रेड वायलेट देता है। हाँ, सीजियम जो होता है ब्लू देता है, ऐसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। लिथियम क्या होता है, लिथियम भी जो है ना क्रिम्सन रेड देता है। तो ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। 15 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अपन। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्वे प्रोसेस बोला है। बेसिकली सॉल्वे प्रोसेस जो है ना वो 2 स्टेप में होता है। हाँ, पहला क्या कि अमोनिया का एक अलग वो रहता है एब्जॉर्बर, और दूसरा क्या होता है कार्बन टावर होता है। हाँ, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसको 2 स्टेप में मैं आपको पूरा रिएक्शन नहीं बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप जो होता है, स्टेप 1 जो होता है वो होता है अमोनिया एब्जॉर्बर में। किस में होता है, अमोनिया एब्जॉर्बर में। तो हमने यहाँ पे लिख लिया इन अमोनिया एब्जॉर्बर। अमोनिया एब्जॉर्बर में क्या होता है कि सबसे पहले अमोनिया को जो है ना हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, CO2 और H2O के साथ, CO2 और H2O के साथ। तो यहाँ पर से रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2NH3 प्लस CO2 प्लस H2O गिव्स क्या, NH4 होल ट्वाइस CO3, NH4 होल ट्वाइस CO3, NH4 होल ट्वाइस CO3। और यहीं पे क्या होता है CaCl2 जो होता है और MgCl2 जो होता है, इस अमोनियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। CaCl2 MgCl2 दोनों ही रिएक्ट करेंगे अमोनियम कार्बोनेट के साथ। ये पहला स्टेप चल रहा है अपने पास, ये क्या चल रहा है, पहला स्टेप अमोनियम कार्बोनेट के साथ दोनों ही रिएक्ट करेंगे। काफ़ी फेमस प्रोसेस है ये भी। एक्चुअली आपको इस टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ना वो वैसे वैसे सेक्शंस से ही दिए गए हैं ना जहाँ से जेईई उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछती है, इसलिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने काफ़ी सोच समझ के ये पेपर बनाया है, ना पेपर का लेवल ज़्यादा टफ रखा है ना ज़्यादा आसान रखा है, और प्योर जेईई मेंस लेवल से थोड़ा सा सही है। आप अगर मेहनत की हो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन भी बना सकते हो, 1-2 को छोड़ करके, और नहीं पढ़े हो तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं। ये अमोनिया एब्जॉर्बर में हो रहा है क्या, NH4Cl वगैरह बन रहा है। स्टेप 2 जो होता है वो क्या होता है, कार्बोनेशन टावर में होता है। किस में होता है, कार्बोनेशन टावर में होता है। तो स्टेप 2 करते हैं हम यहाँ पर। बेसिकली सॉल्वे प्रोसेस होता किसके लिए, NO2CO3 फॉर्मेशन के लिए, Na2CO3 फॉर्मेशन के लिए सॉल्वे प्रोसेस। तो अभी उसने क्या बोला है कि अपने को तो ये बताओ क्या कि कार्बोनेशन टावर के बारे में उसने पूछा ना, रिकवरी टावर, उसको रिकवरी टावर भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सोडा एस भी बोलते हैं, Na2CO3 को वॉशिंग सोडा या सोडा एस। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर से, टावर में क्या होता है, हम सबसे पहले कार्बोनेशन टावर करते हैं, कार्बन टावर। ये स्टेप 2 है। ये क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा कि अमोनिया जो होगा वो H2O प्लस CO2 के साथ
क्या बना देगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट बना देगा। क्या बना देगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट। इसका आप चाहो तो अगर आपको याद होगा तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लोगे, नहीं याद होगा तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो होगा यहाँ से आपको अमोनियम क्लोराइड दे देगा। तो NH4CO3 प्लस NaCl, ये क्या बना देता है, ये 30 डिग्री सेल्सियस होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर से मिल जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl, NH4Cl। ठीक है, स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 जो होता है यहीं पर मैं लिख रहा हूँ स्टेप 3, ताकि आप ऑप्शन यहीं से देख लो। स्टेप 3 छोटा जैसा है, ये कैल्सिनेशन प्रोसेस है। ये स्टेप कौन सा, कैल्सिनेशन का, कैल्सिनेशन, ये मेटलर्जी में आपने पढ़ा होगा, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। ठीक है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, हीट कर दिया हमने तो ये क्या हो गया 2NaHCO3, इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ से देखो ये क्या है, Na2CO3 फॉर्म हो गया है, Na2CO3 फॉर्म हो गया है। लेकिन इसके बाद वाला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, रिकवरी टावर वाला। तो अपने को तो रिकवरी टावर का पूछा है ना, तो यहाँ पर हमने लिखा स्टेप 4 रिकवरी टावर। रिकवरी टावर, रिकवरी टावर में क्या होगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, स्टीम करेंगे। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या कर दिया, स्टीम किया है। तो अपने पास क्या बन जाएगा, NH3 प्लस CO2 प्लस H2O, NH2 प्लस CO2 प्लस H2O, ये बन गया। लेकिन और एक चीज़ और क्या होता है कि NH4Cl को फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें रिएक्ट कराते हैं। तो 2NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से अपना आंसर मिलने वाला ऑप्शन देख करके तो मेरे को ऐसा लग रहा है 2NH3, NH3 तो मिला अपने को, 2H2O प्लस 2H2O प्लस CaCl2, CaCl2 ये मिला अपने को। तो CaCl2 Na2CO3 और CO2 रिकवरी टावर में ये मिल रहा है, CaCl2, ठीक है, CO2 भी मिल रहा है अपने को, और Na2CO3 तो मिलता ही है प्रोडक्ट में। तो अपने पास इसका आंसर क्या आ गया, 14th का आंसर क्या आ जाएगा, डी। तो 14th का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 15th का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या, डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16th के ऊपर। 16th के ऊपर, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, एल्कली मेटल्स एंड द हेलोजेंस आर गिवन, एल्कली मेटल्स एंड द हेलोजेंस आर गिवन। तो अपने को बताना है क्या, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, एक मिनट देखते हैं। यहाँ पे CS अपने को Na2CO3 रिकवरी टावर में थोड़े ना मिल रहा था, ये तो रोस्टिंग में मिला था, तो इसका डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। CaCl2 CO2 और NH3 सी नंबर ऑप्शन होगा, सी। तो 15 का आंसर क्या होगा, सी, सी। रिकवरी टावर में पूछा था, मैंने कुछ और बोल दिया। ठीक है, तो अपन आते हैं किसके ऊपर, अल्कली मेटल के रिएक्टिविटी के ऊपर बोल रहा है। अल्कली मेटल में रिएक्टिविटी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे अल्कली मेटल का साइज बढ़ते जाएगा, अल्कली मेटल तो ऐसे भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो साइज बढ़ेगा। तो हमने ये क्या कर लिया, यहाँ पर से लिख लिया क्वेश्चन नंबर 16, अल्कली मेटल साइज इंक्रीज तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज तो मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो मतलब नीचे जाने पे रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। लेकिन हैलोजन में क्या होगा, हैलोजन के लिए हैलोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्या, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा
तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, वो एल्कली मेटल लूज कर रहा था इसीलिए उसमें नीचे जाने पर रिएक्टिव हो रहा था। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक किससे जाता है, नीचे जाने पर घटती है तो बट डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। 17 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 17, उसने क्या बोला है, आप तो मेरे को बताओ ऑक्साइड का नेचर। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। तो जो जितना अच्छा मेटल उतना अच्छा ऑक्साइड। तो और तो एल्कली मेटल सबसे पहले ज़्यादा होगा एल्कलाइन से, बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले एल्कली मेटल किस में है, ए नंबर ऑप्शन। पोटेशियम वाला इसलिए होगा क्योंकि नीचे जाने में मेटालिक रेटर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो 17 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्या बोला है, फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन, सही है। क्वेश्चन नंबर 18 असर्शन तो सही है भाई। क्यों, रीजन देखते हैं। क्या रीजन, तो अपने को पता है फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो उसमें ज़्यादा रिपल्सन होने लगता इस कारण से, बट इसने बोला क्लोरीन में ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है, तो रीजन गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सिंपल है एकदम। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है 19th। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसा सेक्शन है ना जहाँ से हर साल लगभग जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है। हर साल एक सेक्शन में तो आप पकड़ के रख लो कि आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या कम, रेडियस ज़्यादा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम तो सबसे ज़्यादा रेडियस, तो इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, O2 माइनस इज ग्रेटर देन F माइनस, एटॉमिक नंबर कम है ना तो इसलिए रेडियस ज़्यादा, इज ग्रेटर देन Mg2 प्लस इज ग्रेटर देन Al3 प्लस। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन, F ब्लॉक का एलिमेंट है क्या, 64। लेंथेनाइड के बाद सीधा सीधा कहाँ पे पहुँच जाता है, F ब्लॉक में पहुँच जाते हैं। तो उसका कन्फिग्रेशन कैसा होता है, 6s2 तो होता ही होता है और 5d1 होता है। उसके बाद देखना ये कहाँ पर हो गया, 57 तक हो गया। फिर 58 के बाद से जो है ना लेंथेनाइड स्टार्ट होता है। तो 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया 4f7, 4f7। तो डी नंबर ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, डी नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन है तो इसका क्या होगा आंसर, डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 में उसने क्या बोला है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट है ABCDEFGH। हम तो क्या करते हैं, सबसे पहले थर्ड पीरियड का एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे। 21 थर्ड पीरियड में क्या क्या होता है भाई, थर्ड पीरियड में अपने पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ है। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, आर्गन का। आर्गन का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनर्ट गैस है तो आर्गन सबसे ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर से देखते हैं तो ए क्या हो जाएगा अपने पास, सोडियम, बी क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, सी क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, डी क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, ई क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस, एफ क्या हो जाएगा, सल्फर, जी क्या हो जाएगा, क्लोरीन, और एच क्या हो जाएगा, आर्गन। उसने क्या बोला है, ई माइनस बी माइनस ई का डिफरेंस। बी का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 12। और ई कौन सा था, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का कितना है, 15। तो 15 माइनस 12 कितना हो गया, 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू एक्स हो गया। उसने क्या बोला फिर, सी और एफ। सी कितना है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13। और एफ क्या है, सल्फर। सल्फर का कितना होता है, 16। तो माइनस कर दिया, 16 माइनस 13 तो कितना हो गया, 3 हो गया क्या। ये क्या हो गया, वाई। तो एक्स माइनस वाई पूछा है तो 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर 0 आंसर,
0। ठीक है, अब आते हैं 22 के ऊपर। किसके ऊपर आ रहे हैं? 22 के ऊपर आ रहे हैं। ट्वेंटी 23 है, ये अपने पास 22 है। 22 में क्या बोला गया है अपने पास कि सॉल्वे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मैग्नीशियम। 22 कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? 22 सॉल्वे प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट का मैन्युफैक्चर के लिए, ये सही है। ये अभी आपको जस्ट मैंने बताया अभी पहले के क्वेश्चन में, तो Na2CO3 ए तो सही है। बी देखते हैं, CaCl2 इज ऑब्टेन्ड इन बाय प्रोडक्ट, याद है लास्ट में रिकवरी टावर में, रिकवरी टावर क्या मिलता था? CaCl2, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी सही है। NH3CO2 ये भी सही है, ये भी रिकवरी टावर में मिलता था अपने को। सी नंबर भी सही है। डी नंबर इप्सम सॉल्ट MgSO4.Ca7H2O सही है फॉर्मूला। ये इप्सम सॉल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? इप्सम सॉल्ट। ठीक है। ई नंबर क्या है? ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ Na2CO3 वी गेट एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ, ये H2CO3 तो बनता है, Na2CO3 से क्या होगा? H2CO3 तो बनेगा, लेकिन वो H2CO3 क्या होता है? फर्दर टूट जाता है। वो H2CO3 क्या हो जाता है? फर्दर टूट जाता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाइड्रोलिसिस करना है ना, तो Na2CO3 प्लस H2O गिव्स क्या? NaOH प्लस H2CO3। ठीक है, और ये H2CO3 नहीं, NaHSO3 बनता है, NaHCO3। हाँ, ये हाइड्रोलिसिस करने से ये बना है, तो अपने पास क्या हो जाएगा? अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, इस बाइकार्बोनेट वाले का, तब जाकर के आपको H2CO3 मिलेगा, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा? H2CO3 मिलेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? NaHCO3 को आप जब क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा? NaOH प्लस H2CO3। और ये H2CO3 भी क्या होगा? H2O प्लस CO2 में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? H2O प्लस CO2 में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है? K2CO3 कैन बी, नहीं, K2CO3 हम नहीं बना सकते सॉल्वे प्रोसेस से। F क्या है? रॉन्ग। K2CO3 इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि K2CO3 नहीं बने, क्योंकि यहाँ वहाँ पर क्या होगा? KHCO3 का फॉर्मेशन होगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है इसकी, और कुछ नहीं। हाँ, जी नंबर ऑप्शन, CaCO3 को कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 थ्रू लाइम वाटर। जब एक्सेस पास करा देंगे ना CO2, देखो क्या होगा? लाइम वाटर लिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब लिमिटेड CO2 से पास कराया ना, तो क्या बनेगा? H2O प्लस CaCO3। लेकिन उसने बोला क्या? एक्सेस है, ये लिमिटेड के साथ था, ये लिमिटेड। एक्सेस में क्या हो जाएगा कि ये CaCO3 फर्दर रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? CO2 प्लस जो H2O बना था उसके साथ, और क्या बना देगा? CaHCO3 होल ट्वाइस बाय कार्बोनेट, CaHCO3 होल ट्वाइस। तो अपने पास क्या आ गया इसका आंसर? 1 2 3 4 स्टेटमेंट से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, क्या ये हो गया अपने पास इसका आंसर 22 का 4। ठीक है, अब आते हैं कि 23 के ऊपर। 23 क्या है? ये फिर से क्या है? अपना परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब अल्फा निकालना है क्या? तो 23 निकालते हैं अपन। 23 अल्फा बराबर क्या निकाल लिया? एम वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल या फिर डी थ्योरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्वेबल डिवाइड बाय डी ऑब्जर्वेबल इंटू n-1, n-1 ऐसा। डी थ्योरेटिकल कितना हो जाएगा अपने पास? N2O4 का पुट कर देते हैं। N2 रिएक्शन क्या होगा? N2O4 गिव्स 2NO2। डी थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइड बाय 2, मोलर मास डिवाइड बाय 2 तो कितना? 92/2 कितना हो गया? 46। तो हमने लिख दिया अल्फा बराबर
46 माइनस ये कितना दिया 30.67 डिवाइड बाय 30.67 इंटू ये कितना हो जाएगा एल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1 टू माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 तो ये कितना हो गया अपने पास ये हो गया 15.33 डिवाइड बाय 30.67 15.33 डिवाइड बाय 30.67 ये 1/2 हो गया क्या परसेंटेज पूछा है तो इसलिए क्या कर दिया परसेंटेज डिसीजन के लिए 1/2 इंटू 100 तो क्या हो गया 50%। तो 23 का आंसर क्या हो गया 50%। ठीक है 24 उसने बोला है क्या कि कौन सा सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू टर्न करेगा तो क्या बेस अपने को सॉल्यूशन क्या देखना पड़ेगा 24th के लिए बेसिक सॉल्यूशन क्या तो हमने 24th के लिए क्या देखा बेसिक सॉल्यूशन मतलब बेस स्ट्रांग होना चाहिए तो KCN में बेस स्ट्रांग है क्या तो KCN शो करेगा CN वीक एसिड है K2SO4 नहीं शो करेगा क्योंकि दोनों ही क्या है स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस है स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस ये क्या हो गया स्ट्रांग बेस एंड वीक एसिड इसलिए ये कर दिया ये नहीं करेगा NH4 होल ट्वाइस C2O4 भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे वीक बेस है तो नहीं करेगा NaCl दोनों ही स्ट्रांग है स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस तो ये भी नहीं करेगा ZnNO3 होल ट्वाइस नहीं करेगा क्योंकि एसिड स्ट्रांग है नहीं करेगा FeCl3 एसिड स्ट्रांग है FeCl3 नहीं करेगा एसिड स्ट्रांग है K2CO3 करेगा स्ट्रांग बेस एंड वीक एसिड तो ये करेगा ठीक है NH4NO3 नहीं करेगा वीक बेस है और स्ट्रांग एसिड है LiCN भी करेगा स्ट्रांग बेस है वीक एसिड तो ये भी करेगा तो कितना हो गया 3 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर किसके ऊपर आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर आपने को क्या बोला है pH निकालना है क्या निकालना है pH निकालना है बेंजोइक एसिड दिया और उसका सॉल्ट दिया है तो क्या होगा सॉल्ट तो अपन ने सीधा फार्मूला लगा दिया ना फार्मूला सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का वीक एसिड दिया हुआ है तो सीधा सीधा pH बराबर क्या कर दिया क्वेश्चन नंबर 25 अपने को क्या निकालना था pH निकालना था ना तो सीधा सीधा अपन ने क्या कर लिया फार्मूला लगा दिया किसका सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का फार्मूला लगा दिया तो pH बराबर pKw प्लस pK प्लस log C/2 वैल्यू पुट करते एक बार उठा करके यहाँ पर से हो गया पुट कर दिया सीधा सीधा यहाँ से 4 आ जाएगा ये 2 आ जाएगा 14 आ जाएगा ठीक है तो हमने यहाँ पे लिख दिया कितना 14 pKw की वैल्यू कितनी थी 14 pK की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 -2 माइनस log CN तो यहाँ पर क्या डिवाइड बाई 2 तो -2 आएगा तो ये कितना हो गया 16/2 तो कितना हो गया इसका आंसर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कितना हो गया 8। तो ये था आपका क्या क्रिप्टोनियन ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का सेकेंड टेस्ट केमिस्ट्री का उसका सॉल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए और भी अच्छे क्वालिटी की वीडियो के लिए हम एक फ्री टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपने प्रिपरेशन में जेईई और नीट के प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट लाइए। थैंक यू।